सभी को नमस्कार। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आंसर राइटिंग पर काम करने वाले हैं। आपका बहुत ज़्यादा कमेंट ये रहता है कि मैं पढ़ाता तो काफ़ी हूँ लेकिन आंसर राइटिंग की वीडियो कम लाता हूँ। तो आज हम आंसर राइटिंग ही करने वाले हैं और ये जो क्वेश्चन है आज का मैंने लिया है 2022 की मेंस के एग्ज़ाम का जीएस 3 में डिज़ास्टर मैनेजमेंट से क्वेश्चन लिया है और ऐसे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं विशेषकर ज्योग्राफी और जीएस फेस्ट में और जीएस 3 में डिज़ास्टर मैनेजमेंट और एनवायरनमेंट के सेक्शन में। तो वैसे सभी आंसर का एक फॉर्मेट होता है कि आप यदि सही तरीके से आंसर का स्ट्रक्चर कर लेते हो तो आंसर की उत्तर संरचना आप सही कर लेते हो तो आपका लगभग काम बन जाएगा। जैसे सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए, जैसे ये क्वेश्चन है, सबसे पहले क्वेश्चन के पार्ट को तोड़ना चाहिए और उसको समझ कर फिर लिखना चाहिए। जैसे क्वेश्चन जब आप शुरुआत में जब सीखते हो तो आपका ये तरीका होता है कि आप जैसे क्वेश्चन के 3 पार्ट होते हैं, एक होता है इंट्रो, एक होता है उसका बॉडी पार्ट, ठीक है? और एक क्वेश्चन में होता है उसका लास्ट में आप जैसे निष्कर्ष लिखते हो उसमें निष्कर्ष हम लिखते हैं या कंक्लूजन आप जिसको बोलते हो। ये 3 पार्ट क्वेश्चन के होते हैं, ठीक है? जैसे इस क्वेश्चन की बात करें और ये शुरुआत में जब आप आंसर राइटिंग सीखते हो तब आपको रफ कार्य करना चाहिए, तब टाइम लगता है। लेकिन एक समय के बाद जब आंसर राइटिंग आप सीख जाते हो तो फिर रफ कार्य करना नहीं होता, डायरेक्ट क्वेश्चन हैंडल करना होता है। एग्ज़ाम में इतना टाइम नहीं होता कि आप वहाँ पे रफ कार्य करो, बिल्कुल टाइम नहीं होता। जैसे एग्ज़ाम में आपको ये क्वेश्चन दिखा, ठीक है? ये 2022 का ही क्वेश्चन है जीएस 3 का। और जैसे क्वेश्चन को कैसे हम समझते हैं, एग्ज़ाम में आपके पास होंगे 20 से 30 सेकंड क्वेश्चन को समझने के लिए। आपके पास ना तो इतना टाइम होगा कि आप रफ कार्य कर पाओगे। ये सब सब चीज़ें पहले से हम सीखते हैं, जब हम शुरुआती स्तर पर होते हैं, लेकिन एक समय के बाद में सीख जाते हैं। तो क्वेश्चन की डिमांड क्या है? जैसे भारतीय उपमहाद्वीप के संदर्भ में बादल फटने की क्रियाविधि। आपको ये ध्यान रखना है कि भारतीय उपमहाद्वीप किसको कहते हैं? तो भारतीय उपमहाद्वीप हिमालय के दक्षिण में आप कह सकते हो, मुख्य रूप से जो भारत भारत या भारत के आस-पास जो अन्य देश हैं, दक्षिण एशिया के देश आप कह सकते हो, विशेषकर पाकिस्तान, इंडिया, श्रीलंका, भूटान, नेपाल ये आते हैं भारतीय उपमहाद्वीप में। तो यहाँ पर आजकल देखा जा रहा है कि बादल फटने की घटनाएँ बहुत ज़्यादा हो रही है। यानी इसकी क्या पूछा है? बादल फटने की क्रियाविधि और घटनाएँ, यानी टेक्निकल थोड़ा क्वेश्चन पूछा है। इसको समझाना है। साथ में उदाहरण भी आपको बताने हैं और ये 150 शब्द में है, यानी आपके पास वहाँ 2 पेज खाली आएँगे। यूपीएससी के एग्जाम में आपके पास 2 पेज खाली आएँगे, इनमें आपको 150 वर्ड में ये क्वेश्चन लिखना है। अब वर्ड को लेकर कई बच्चे चिंता करते हैं कि 140 हो गए तो क्या होगा, 120 होगा तो क्या होगा या 180 हो गए तो क्या होगा? कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप यदि 7-8 में 8 मिनट में जैसे ये छोटा वाला क्वेश्चन लिखते हैं, 7 या 8 मिनट में हम ये छोटा वाला क्वेश्चन लिख पा रहे हैं, तो आप चाहे 2 पेज भर के आ जाना, कोई दिक्कत नहीं है। यदि आप 7 साढ़े 7 मिनट या 8 मिनट तक जाते हो, जैसे भी हमारा टाइम टेबल होता है, क्योंकि ज़्यादा लिखोगे ज़्यादा टाइम में तो नुकसान होगा, अदरवाइज़ मतलब कोई नुकसान नहीं है। यूपीएससी कभी भी इन चीज़ों को लेकर नेगेटिव मार्किंग नहीं करता है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। तो इंट्रो पार्ट में क्या लिखेंगे यहाँ पे, जैसे इंट्रो पार्ट में आपको लिखना चाहिए कि जैसे चाहो तो आजकल जलवायु परिवर्तन की ऐसी बहुत सारी घटनाएँ हो रही है, इसको बादल फटने की घटनाओं से जोड़ दो। या सिंपल आप लिख दो कि बादल फटना क्या होता है? बादल फटने की एक परिभाषा होती है कि यानी एक भौगोलिक क्षेत्र में, यानी 20 से 25 किलोमीटर भौगोलिक क्षेत्र में 100 मिलीमीटर वर्षा 1 घंटे में 1 ऑवर में हो जाए तो क्या होगा? बादल फटने की घटना उसको बोलते हैं। और बॉडी पार्ट में क्या समझाना है? बादल फटने की क्रियाविधि। बादल फटने की क्रियाविधि क्या है? घटना क्या है? जो भी है प्रोसेस है उसका फ्लो चार्ट डायग्राम बना दो, मैप दिखा दो और एग्ज़ाम्पल ज़रूर देने हैं इसमें कि कहाँ-कहाँ ये घटनाएँ घटती है। और बादल फटने से जुड़ी हुई जितनी भी है, बादल फटने में जो भी क्रियाविधि होती है, आर्द्रता, जो वर्षा, ये सब चीज़ें आपको दिखाना। और इसका थोड़ा-सा बाद में क्या बताओ, प्रभाव ज़रूर बताओ कि बादल फटने से क्या प्रभाव होता है। समाधान इसमें बताने की ज़्यादा आवश्यकता नहीं, क्योंकि क्वेश्चन की डिमांड ही नहीं है, ना इतना स्पेस हमारे पास है, ना टाइम है। समाधान बताना चाहो तो निष्कर्ष में बता दो कि आजकल क्या हो रहा है, जो टेक्नोलॉजी आ रही है उसके हिसाब से मौसम इन चीज़ों में करके कुछ ऐसा निष्कर्ष बता सकते हो। तो ये एक तरीका होता है। तो यहाँ पर जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, मैंने एक चीज़ नोटिस की, इस साल भी इतने क्वेश्चन रिपीटेड है, विशेषकर आपके जैसे जीएस 3 है उसमें 3-4 क्वेश्चन एज़ इट इज़ पहले वाले आ गए। एथिक्स में ऐसा हमेशा देखा जाता है कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन काफ़ी रिपीट हैं। जीएस फेस्ट 2 में भी ऐसे क्वेश्चन लगातार देखने को मिलते हैं। तो आपकी ज़िम्मेदारी बनती है कि प्री और मेंस में के जो प्रीवियस ईयर ईयर के क्वेश्चन हैं, उनको बहुत सही से आप क्या करो, ट्रेंड एनालिसिस करो। इसको जानना बहुत ज़रूरी है। सबसे ज़्यादा ज़रूरी आपके लिए यही होता है कि पीवाईक्यू, प्री और मेंस दोनों के आप सही से इनको एनालिसिस करो और उनको उनको लिखने का अभ्यास करो। इसके लिए आपको मैं एक यूट्यूब चैनल रिकमेंड कर रहा हूँ, प्रेप लीडर आईएएस। यहाँ पर एक नई सीरीज़ शुरू हो रही है, 5 साल 25 सवाल, जो कि यहाँ के जो टॉप फैकल्टीज़ हैं, उनके द्वारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सही से आकलन किया जाएगा। जैसे आपको प्री के अंदर आपको सही से क्वेश्चनों को एनालिसिस करना है, कैसे क्वेश्चन अटेम्प्ट लेना है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो। सबसे पहले आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है और इनका जो बेल आइकन है, इनको ऑन करना है ताकि आपको ये सूचना मिल जाए। 7 तारीख को इनका प्रीमियर यहाँ पे लॉन्च हो रहा है और उसके बाद में 10 तारीख से ये लाइव सीरीज़ शुरू हो रही है। इसके अलावा आपको यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें फ्री में मिलने वाली है, प्री, मेंस, इंटरव्यू की चीज़ें। जैसे इनकी प्लेलिस्ट आप देखोगे तो यहाँ पर मेंस के एग्ज़ाम का एनालिसिस, प्री, लाइव सेशन, ये सब आपको यहाँ पर बिल्कुल फ्री मिलेगा।
तो एक अच्छा यूट्यूब चैनल है जो यूपीएससी की तैयारी आपको करवा सकता है, तो ज़रूर देखना। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है और बेल आइकन ज़रूर ऑन करना। तो आते हैं हमारे मॉडल आंसर पर, ठीक है। और ये हमारा मॉडल आंसर आपके सामने। मैंने अच्छी कोशिश की कि इसको कैसे मैं आपको समझा पाऊँ। हालाँकि यहाँ घर पे बैठ के लिखना आसान होता है, मैं इस बात को स्वीकार करता हूँ 4 मिनट्स लिखने के बाद में कि घर पे लिखना बहुत आसान काम होता है। एग्ज़ाम में क्या होता है, आपके पास इतना एक तो प्रेशर होता है, 20 क्वेश्चन आपको 3 घंटे में करने होते हैं, आपका हाथ दर्द करने लगता है और उस समय आपकी मानसिक सिचुएशन जो है अलग टाइप की होती है। तो मैं मानता हूँ कि घर पे बैठ के लिखना बहुत ही आसान काम होता है, ठीक है। और जिन्होंने मेंस दिया उनको पता होता है कि मेंस में रियल एग्ज़ाम में इतने अच्छे आंसर नहीं लिखे जाते हैं। जैसे यहाँ पर बैठ के मॉडल आंसर की बात कर सकते हैं, लेकिन एग्ज़ाम में बैठकर ऐसे मॉडल आंसर तैयार नहीं होती। वहाँ तो जो मन में आए, मतलब उस समय आपके माइंड में क्या चीज़ आ रही है, मतलब टू द पॉइंट क्वेश्चन के हिसाब से लिखना होता है। तो क्वेश्चन हमने पढ़ लिया कि भारतीय उपमहाद्वीप में बादल फटने की क्रियाविधि और घटनाओं को समझाइए। हाल ही में उदाहरणों सहित इसको समझाना है। 150 वर्ड है, 10 मार्कर ये क्वेश्चन है, ठीक है। फोकस इस पे करना है। तो सबसे पहले हमारा वही तरीका होता है जो आपको मैं हमेशा सिखाता आया हूँ कि 2-3 लाइन या 4 लाइनों में क्या होना चाहिए, एक छोटा इंट्रोडक्शन होना चाहिए। जैसे यहाँ पे 4 लाइन ज़्यादा यहाँ पे लग रही है, 2 लाइन ठीक थी मतलब। तो यहाँ पे जैसे क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है कि ऐसा आप इंगेज कर सकते हो कि हाल ही में क्या हुआ है, जलवायु परिवर्तन और चरम चरम जलवायु घटनाओं के कारण बादल फटने की घटनाओं में वृद्धि देखी गई है। और बादल फटने से तात्पर्य है कि 20 से 30 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में एक छोटा क्षेत्र है, भौगोलिक क्षेत्र, जिसमें क्या हो जाए 1 घंटे में 100 मिलीलीटर वर्षा हो जाए तो उसको हम बोलेंगे बादल फटने की घटना। तो इसको आप शॉर्ट रूप में बता सकते हो। और एक बात ध्यान रखना, जैसे इसमें जो भी चीज़ें हैं मतलब उनको अंडरलाइन करना ना भूलना, इंपॉर्टेंट चीज़ों को अंडरलाइन करना है। जैसे मैंने अंडरलाइन इसलिए नहीं की ताकि मैं आपको समझा पाऊँ कि जैसे यहाँ पे है जलवायु परिवर्तन और चरम जलवायु घटना, इसको अंडरलाइन करना है। बादल फटने की घटनाओं में 20 से 30 अंडरलाइन जरूर करना है, क्योंकि एग्जाम में पूरी लाइन बाय लाइन नहीं पढ़ने वाले हैं। एग्जाम में आप जो अंडरलाइन करोगे, जो अच्छी चीज़ें दिखाओगे, वही देखने वाले हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये अच्छा इंट्रोडक्शन हमारा है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन की डिमांड क्या थी? ये डिमांड थी कि भारतीय उपमहाद्वीप में बादल फटने की क्रियाविधि और घटना। तो बादल फटने की जो घटना होती है उसको आप समझाओ। हालांकि आपने बहुत सारी चीज़ें पढ़ रखी है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास सबसे बड़ा जो समस्या है क्या है, जो नॉलेज आपके माइंड में उसको कागज़ पे उतारना कम शब्दों में, वो आपके साथ समस्या है। जैसे भारतीय उपमहाद्वीप में क्या होता है, विशेषकर दक्षिण पश्चिम मानसून के समय आपने देखा होगा अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से क्या होता है, जो आर्द्रता हवाएं हैं वो हिमालय की ओर जाती है, मैदानों को पार करके। तो आर्द्र पवनें जब हिमालय और पहाड़ी क्षेत्रों में जाती है तो वहाँ पर क्या होगा, आप ये भी जानते हो कि हिमालयन रीजन का जो ऊंचावच है, जो ऊंचाई है, वो ज़्यादा है। जब मतलब हवाएं क्या होती है, जब हवाएं मतलब मैदानों से या सागरों से पार करके पहाड़ी क्षेत्रों की ओर जाती है तो हवाएं ऊपर की ओर उड़ती है। और आप ये भी जानते हो कि जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाते हैं तापमान घटता जाता है। तापमान जब घटेगा आर्द्रता बढ़ेगी, ठीक है, और संघनन की प्रक्रिया भी ज़्यादा होगी। तो पहाड़ों में ये होता है, विशेषकर इसको ओरोग्राफिक रेन बोलते हैं, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। सिंपल सी चीज़ें हैं कि आर्द्र पवनें हिमालय और पहाड़ी क्षेत्रों में ऊपर की ओर उड़ती है तेज गति से, और ओरोग्राफिक लिफ्ट बोलते हैं इसको, ओरोग्राफिक रेन भी बोलते हैं। कि पहाड़ों के सारे बादल ऊपर की ओर उठ रहे हैं और जैसे जैसे ऊपर की ओर जाएंगे आर्द्रता मतलब बढ़ेगी। क्यों बढ़ेगी? एक तो बड़ा रीजन ये है कि मतलब संघनन की प्रक्रिया बढ़ रही है। तो ये आपने देखा होगा तापमान और आर्द्रता में क्या संबंध है, सब चीज़ें देखी होगी। और विशेषकर ये जो बादल फटने की घटना हो रही है ना, उनका संबंध है क्यूमुलोनिम्बस जो बादल है, जो कि लगभग 4 से 5 किलोमीटर की ऊंचाई पे पाए जाते हैं, ठीक है। इनको कपासी वर्षा ऐसे कुछ हिंदी में सब कुछ बोलते हैं, लेकिन चलो आप ये याद रखो, क्यूमुलोनिम्बस याद रखो, हिंदी में नहीं याद रहे तो बादलों का निर्माण होता है जो कि भारी बूंदों के रूप में। और ये भी पता है आपको, जैसे जैसे ऊपर की ओर मतलब वाष्पीकरण या जो आर्द्र हवा ऊपर उठेगी तो कितनी ऊंचाई तक जा पाएगी, भारी हो जाएगी ठंडी होकर। वैसे ही हिमालयन रीजन में तो और ज़्यादा आप ग्लेशियर होते हैं, तापमान कम होता है, तो इनकी रीजन की वजह से क्या होगा, जो भी बादल होंगे काफ़ी भारी हो जाएंगे, भारी बूंदे संघनन होगा और फिर क्या होगा, अचानक फिर बादल फटने की घटना होगी। और पहाड़ों में एक चीज़ ये भी होता है कि बादल चारों ओर से घिर जाते हैं, उनके पास मतलब एक तरह से आप ये कह सकते हो हवा का मिक्स उतना नहीं हो पाता है कि वहाँ पे अधिक तापमान हो, चीज़ें मतलब मिक्स नहीं हो पाती है। तो एक बड़ा रीज़न ये भी बनता है कि पहाड़ी क्षेत्रों में ऐसी घटनाएं ज़्यादा घटती है। साथ में ऊंचाई और तापमान ये चीज़ें भी मायने रखती है। तो बादल फटने की घटनाओं में बहुत सारे ऐसे फैक्टर होते हैं जो यहाँ पे काम आते हैं। आप चाहो तो इनको एक फ्लो चार्ट से जरूर दिखाओ ताकि एग्जामिनर आपसे इंप्रेस हो जाए कि आपको इन चीज़ों के बारे में पता है। और इसमें और क्या होता है, जैसे जो सापेक्षिक आर्द्रता होती है यानी रिलेटिव ह्यूमिडिटी आपने देखा होगा, और मेघ आवरण बढ़ता जाएगा, निम्न तापमान ऊपर है ही, और धीमी हवाओं के साथ में क्या होगा, अधिकतम स्तर पर होता है। और तीव्र गति से क्या होगा, संघनन होगा और बादल फटने की घटनाओं को अंजाम देते हैं। तो ये चीज़ें आप बता सकते हो इनको। और इसके अलावा जैसे भारतीय उपमहाद्वीप में एग्जाम्पल देके जरूर बताओ कि कहाँ कहाँ ऐसी घटनाएं पहले घटी है। तो विशेषकर आप बताओगे हिमालयन रीजन में, पश्चिमी घाट में और उत्तरी पूर्वी जो पहाड़ी क्षेत्र है। और साथ में ये तो भारतीय उपमहाद्वीप में, आप थोड़ा सा नेपाल का भी एग्जाम्पल दो कि उसमें लिखा हो, दो एक एग्जाम्पल देके बताओ
क्वेश्चन की ये भी डिमांड थी। तो भारतीय उपमहाद्वीप में आप बता सकते हो, जैसे उसमें 2 उदाहरणों से चर्चा करो। तो इसमें इतना तो नहीं कि आप केस स्टडी या विस्तार से लिख पाओ, लेकिन कुछ एग्ज़ाम्पल ज़रूर दे दो ताकि एग्ज़ामिनर आपसे इम्प्रेस हो जाए। जैसे उत्तराखंड में 2013-21 में आपने देखा, कर्नाटक 2018, लद्दाख 2010। तो इस साल 2022 में भी बहुत सारी घटनाएँ हिमालयन रीजन में हुई है, और नेपाल में भी काफ़ी ज़्यादा देखेगी 2022 में। तो आपने कुछ एग्ज़ाम्पल यहाँ पे बता दिए। और बाद में बादल फटने की जो घटनाओं का प्रभाव क्या होता है, वो ज़रूर बताओ। अचानक बाढ़ आएगी, जनधन की हानि होगी, भूस्खलन की घटनाओं में वृद्धि देखी जाएगी, या फ्लैश फ्लड और कीचड़ वगैरह आपने देखा होगा कई बार। और आधारभूत ढांचे को क्षति होती है, मृदा अपरदन को नुकसान होगा, जैव विविधता, पर्यावरण संचार, इन सब चीज़ों को नुकसान होता है। एक इंडिया और भारतीय उपमहाद्वीप का कुछ थोड़ा-सा मैप दिखा दो। यदि इंडिया से संबंधित होता तो आपको ये नेपाल या भूटान, पाकिस्तान लिखने की आवश्यकता नहीं थी। लेकिन क्वेश्चन में क्या लिखा है, भारतीय उपमहाद्वीप, तो आपने ये भी मैप से दिखा दिया कि आपको सब पता है कि भारतीय उपमहाद्वीप क्या होता है, कौन-कौन से देश आते हैं, कहाँ-कहाँ ऐसी घटनाएँ होती है, तो आपने इसमें दिखा दिया पश्चिमी घाट, उत्तराखंड। तो एग्ज़ामिनर आपसे इम्प्रेस हो सकता है। चाहो तो इसमें ये भी दिखा सकते हो, अरब सागर से हवाएँ आ रही है, ये भी बंगाल की खाड़ी से हवाएँ जा रही है, इस रीजन में ज़्यादा घटनाएँ होती है, ये भी दिखा सकते हो। पश्चिमी घाट में भी इस समय घटना घटती है, ये भी बता सकते हो। थोड़ा-सा और ज़्यादा अच्छा हो सकता है, लेकिन इतना टाइम नहीं रहता है। घर पे बैठ के कर सकते हैं, लेकिन एग्ज़ाम में इतना टाइम नहीं होता, वहाँ जल्दी-जल्दी लिखना होता है। और जितनी राइटिंग आपको यहाँ ठीक-ठाक दिख रही है ना, एग्ज़ाम में ऐसी राइटिंग नहीं लिखी जाती है। एग्ज़ाम में तो राइटिंग आपके मतलब आप जानते हो ना कितनी स्पीड से लिखी जाती है। बहुत ही कम मतलब आपके पास टाइम होता है। तो बस इतनी अच्छी राइटिंग हो कि एग्ज़ामिनर समझ पाए। और लास्ट में निष्कर्ष ज़रूर लिखना, अच्छा निष्कर्ष, पॉजिटिव निष्कर्ष होना चाहिए। जैसे अतः कहा जा सकता है कि आजकल बढ़ते बादल फटने की घटनाओं को समझने और आपदाओं को कम करने के लिए मल्टीपल डॉपलर वेदर रडार ज़रूरी है। क्योंकि आप भी जानते हो संसाधनों की समस्या रहती है एक तो ना, लेकिन आजकल अलग-अलग जगहों पर ऐसे डॉपलर रडार लगाए जा सकते हैं ताकि समय पे हमें जो भी मौसम की घटना है उनके बारे में पता लगे। पूर्व चेतावनी भी हम दे सकते हैं। जहाँ पे ऐसी घटनाएँ ज़्यादा हो रही है उनका मानचित्रण कर सकते हैं, लोगों को जन जागरूक कर सकते हैं, ठीक है? तो जनधन हानि को भी कम किया जा सकता है। तो ये देखो ना आप कितना अच्छा आपका ये मॉडल आंसर तैयार है। बाकी मतलब हर एक व्यक्ति के अलग-अलग मॉडल आंसर होते हैं, कैसा आपने चीज़ों को पढ़ रखा है। लेकिन मोटा-मोटी आपका यदि आंसर का स्ट्रक्चर सही होता है, मेरा तो अनुभव ये कहता है कि जब मेरे अच्छे मार्क्स मेंस में आए, तो आंसर का स्ट्रक्चर मैंने जब सही किया, अच्छे एग्जाम्पल दिए, तो उस समय अच्छे मार्क्स देखे गए। और अंडरलाइन करना ना भूलना, अच्छी चीज़ों को अंडरलाइन ज़रूर करना। जैसे अंडरलाइन कैसे करते हैं, पूरा पैराग्राफ नहीं करते हैं। जैसे इसमें आपने देखा, ये बताया कि ये चीज़ें अच्छी बताई है 2-3, तो इनको अंडरलाइन कर दिया। एग्जामिनर यहाँ से समझ आएगा। तो ये एक अच्छा मॉडल आंसर है जिसमें आपको कम से कम 5 प्लस मार्क्स तो मिल ही जाएँगे इसी मॉडल आंसर में, ठीक है? और सभी अच्छा लिखने की कोशिश करते हैं, तो आप भी कॉम्पिटिशन में आगे रहने के लिए हमेशा प्रैक्टिस करते रहो। और ये प्रैक्टिस के बाद में एक समय आ जाएगा। मैंने इतने वीडियो बना रखे हैं ऑलरेडी आंसर राइटिंग को लेकर, आने वाले वक्त में भी अच्छे आंसर राइटिंग की वीडियो बनाऊँगा। मैं कितनी बार आपको अच्छे नोट्स बना के देता हूँ, उसमें भी आंसर राइटिंग होता है हमेशा। तो इन चीज़ों को आप देख सकते हो। और यदि वीडियो आपको अच्छा लगा तो कमेंट करके ज़रूर बताना कि आज का आपको मॉडल आंसर कैसा लगा। बुरा लगा तो भी बताना कि उतना पसंद नहीं आया, कोई बात नहीं, अपनी ओपिनियन रख सकते हो। मिलते हैं एक और वीडियो में, आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।